एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस में फिजिक्स के अंदर हीट यानी कि ऊष्मा नाम का एक चैप्टर है जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से यानी कि हीट से जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। देखिए मैं बोर्ड पर लिख ली हूँ। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी कि हीट का कॉन्सेप्ट समझेंगे लोग, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद से इसी बेस पर हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले ये पूरा वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा क्योंकि हीट से पक्का है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके करना है। लाइक तो बस एक ही बार किया जाता है, लाइक एक बार कर दे और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हीट यानी कि ऊष्मा को। आखिर हीट ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। आप अपना दोनों हाथ उठाइए और एक दूसरे से रगड़िए इस तरह। जब आप लोग रगड़ेंगे तो फिर अणुओं की गति होने की वजह से आप का हाथ जो है ना, आपके हाथ में गर्मी महसूस होगी। तो उसी को क्या कहते हैं? हीट यानी कि ऊष्मा। तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हुई अणुओं की गति के वजह से, ठीक है ना। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। या फिर अगर दो वस्तुओं के बीच टेम्परेचर का अंतर हो, यानी कि तापमान किसी वस्तु का कम हो और किसी वस्तु का ज़्यादा हो, यानी कि टेम्परेचर का अंतर हो, तापमान का अंतर हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हीट ट्रांसफ़र भी होती है। जैसे कि आप अपने हाथ में बर्फ़ का एक टुकड़ा रखेंगे तो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर कम है और आपके हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि हाथ में गर्मी होती है, आप लोग जानते हैं। तो हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा है बर्फ़ के टुकड़े के मुकाबले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वस्तु बर्फ़ का टेम्परेचर कम और हाथ का टेम्परेचर बर्फ़ के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी कि तापमान ज़्यादा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, तापमान में अंतर होने की वजह से हाथ का जो हीट है ना वो बर्फ़ के अणु में ट्रांसफ़र हो जाती है और इसी वजह से बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हाथ के जो अणु ऑसिलेट कर रहे थे, कंपन कर रहे थे, वही ऊर्जा जो है ना बर्फ़ के टुकड़े के अंदर चली जाती है और बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से हाथ में ठंडक भी महसूस होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हीट का भी स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि हीट भी ट्रांसफ़र होती है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात आप यूँ कह सकते हैं कि हीट यानी कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि अणुओं की गति से उत्पन्न होती है और इसका स्थानांतरण भी होता है जब तापमान में अंतर होता है। तो यानी कि दो वस्तुओं के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तापमान में अंतर होगा, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र भी होती है, ठीक है ना। हीट यानी कि ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी मीटर द्वारा। याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो कैलोरी मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। और ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल और इसका सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। ध्यान रहे, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है बल्कि कैलोरी जो है ना ये सीजीएस मात्रक है, ठीक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है ना। और 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। ये क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में ढेर सारा ऑप्शन दिया रहेगा, जिस भी ऑप्शन में आप लोग को 0.24 कैलोरी दिखाई दे उसको धीरे से टिक करना है। तो 1 जूल इज इक्वल टू, यानी कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, यानी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करें आगे ऊष्मा के मापन की, यानी कि ऊष्मा को सेल्सियस में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और केल्विन में भी मापा जाता है। देखिए, सेल्सियस को सी से मैं डिनोट कर दी हूँ, फ़ारेनहाइट को एफ से और केल्विन को के से। तो ऊष्मा को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में मापा जाता है। और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि सेल्सियस में मान दे देगा, कहेगा कि 37 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा,
ठीक है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस का मान अब आप लोग को फ़ारेनहाइट में बताना होगा, क्योंकि ऊष्मा को सेल्सियस में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी मापा जाता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी इन तीनों में से एक का मान दे देगा और किसी दूसरे में पूछेगा। जैसे कि कहेगा कि 31 केल्विन का सेल्सियस में मान कितना होगा, तो अब केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, यानी कि सेल्सियस में अब आप लोगों को मान बताना पड़ेगा। या फिर सेल्सियस में मान दे देगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा कि इतना डिग्री सेल्सियस है, बताइए फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा। या फिर फ़ारेनहाइट में मान दे देगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बताइए सेल्सियस में मान कितना होगा। तो यहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका एक ट्रिक होता है, आप यूँ कह सकते हैं फॉर्मूला होता है, सूत्र याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, यानी कि ये होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान निकालने का सूत्र। ठीक है, मतलब कि अगर फ़ारेनहाइट देता है और सेल्सियस पूछता है तो फ़ारेनहाइट की जगह पर, यानी कि F की जगह पर फ़ारेनहाइट का मान डाल देना है और सेल्सियस का आप मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए पूछ दिया क्वेश्चन कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में कितना मान होगा, तो आप यहाँ पर F बराबर फ़ारेनहाइट, F बराबर क्या है फ़ारेनहाइट, तो F की जगह 98 मान डाल दीजिए और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो C यानी कि सेल्सियस का मान निकल जाएगा। और इसी तरीके से सेल्सियस का मान देकर फ़ारेनहाइट का भी मान पूछ सकता है कि बताइए 37 डिग्री या फिर 35 डिग्री या फिर 108 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा। तो बस यहाँ पर मान डाल देना है, जितना डिग्री सेल्सियस बोलेगा, 101 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, कितना भी, तो मान डालकर और यहाँ पर आप लोग फ़ारेनहाइट का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान निकाल सकते हैं। और दूसरा ये फार्मूला होता है K बराबर 273 डिग्री प्लस सेल्सियस, यानी कि यहाँ से आप केल्विन और सेल्सियस का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि 31 केल्विन का सेल्सियस में मान कितना होगा, तो अब सेल्सियस में मान आप लोग को बताना है और केल्विन दिया है 31 केल्विन, तो ये है केल्विन, K की जगह 31 डाल दीजिए, यानी कि केल्विन का मान रख दीजिए और यहाँ से इस हिसाब से आप सॉल्व करके सेल्सियस में मान निकाल सकते हैं। या फिर सेल्सियस में मान दे सकता है कि 101 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होगा, तो केल्विन में मान निकालना है तो सेल्सियस की जगह 131 डिग्री रख दीजिए, जितना भी सेल्सियस में मान दिया रहेगा वो डाल दीजिए और इस हिसाब से आप केल्विन में मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर सेल्सियस देता है केल्विन पूछता है तो इस हिसाब से निकाल लेंगे, अगर केल्विन देता है सेल्सियस का मान पूछता है तो इसी सूत्र से निकालेंगे। तो ये दोनों फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे आप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों का मान बता सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य व्यक्ति का शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98 से 1 डिग्री भी ज़्यादा हुआ, 99, 100 या फिर 101, तो फिर समझिए कि उसको बुखार हो गया, यानी कि उसके शरीर का तापमान, टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार हो गया है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तो 310 केल्विन। इस हिसाब से भी आप लोग इस फार्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं। मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है और आप लोगों को फ़ारेनहाइट में मान निकालना है, तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस डाल दीजिए और सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट 98 आ जाएगा लगभग। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से आप किसी एक मतलब सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि ऊष्मा का जो संचरण होता है, यानी कि जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है, तो ऊष्मा का जो प्रसारण यानी कि संचरण होता है ना, उसकी अलग अलग विधि है और मेनली यहाँ पर 3 मुख्य विधियों को मैं लिख दी हूँ। ठीक है, पहला है कंडक्शन मेथड यानी कि चालन विधि, दूसरा है कन्वेक्शन मेथड यानी कि संवहन विधि और तीसरा है रेडिएशन मेथड यानी कि विकिरण विधि। इन्हीं तीनों विधियों के माध्यम से ऊष्मा का प्रसारण या फिर संचरण होता है। ठीक है ना, ये मेनली 3 विधि है। कंडक्शन विधि किसे कहते हैं, यानी कि चालन विधि, ये जो विधि है ये धातु तथा ठोस में होता है। मतलब कि कंडक्शन विधि से जो ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है ना, इसमें अणु का स्थानांतरण नहीं होता है, अणु चुपचाप बैठे रहते हैं, बल्कि ऊष्मा का ट्रांसफ़र एक अणु दूसरे अणु तक करता है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक अणु से दूसरे अणु तक, यानी कि इसमें अणु का स्थानांतरण नहीं होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। उसको कहते हैं हम लोग क्या, कंडक्शन यानी कि चालन विधि।
एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मुझे पता है कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि लोहे का रॉड होता है, आप लोग ये खुद अपने ज़िंदगी में अनुभव किए होंगे। एक लोहे का रॉड ले लीजिए और उसको गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर लोहे को गर्म किया जा रहा है, मान लीजिए लोहे के एक छोर पर आप उसको गर्म कर रहे हैं, लोहे को गर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लोहे के पीछे वाला भाग जो है ना, वो भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि लोहे के जो अणु है, जहाँ पर आप हीट दे रहे हैं, जहाँ पर आग लगा हुआ है, वहाँ पर लोहा तो गर्म हो ही रहा है, उसके साथ साथ उसका पिछला वाला भाग भी गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे के जो अणु है वो हीट को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। हालांकि लोहे का अणु ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, अणु एक जगह स्थित है, लेकिन अणु क्या कर रहे हैं? ऊष्मा यानी कि हीट को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। इसी वजह से जो लोहे का पिछला वाला भाग है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये कौन सा ऊष्मा का कौन सा मेथड है, कौन सी विधि है? यानी कि ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित, यानी कि ऊष्मा का संचरण हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, कौन सी विधि द्वारा? तो कंडक्शन यानी कि चालन विधि द्वारा, जिसमें अणु का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। अणु चुपचाप बैठे हुए हैं, एक अणु दूसरे अणु तक हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि स्थानांतरित कर रहा है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? चालन विधि यानी कि कंडक्शन विधि। आप लोग देखे भी होंगे, तवा होता है जो रोटी बनाने वाला, तो रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उसमें हैंडल लगा होता है। मतलब कुछ दूर तक तो हैंडल खाली ही रहता है, उसके बाद से लकड़ी से, मतलब उसको लकड़ी का हैंडल बनाया रहता है। तो जब गर्म किया जाता है तो बीच में हीट दिया जाता है, यानी कि आग बीच में जलता है, और बाकी तवे का चारों, मतलब गोल वाला जो हिस्सा होता है, बाकी सभी हिस्सा गर्म हो जाता है, और उसके बाद से यहाँ तक कि जो हैंडल होता है वो भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा का संचरण होता है। कौन सी विधि द्वारा? तो कंडक्शन मेथड द्वारा, यानी कि चालन विधि द्वारा। यानी कि एक जगह हीट दिया जाता है और पूरा तवा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तवा के जो अणु हैं वो हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर देते हैं। अणु खुद स्थानांतरित नहीं होते हैं, क्योंकि कंडक्शन विधि क्या होता है? धातु या फिर ठोस में ही होता है। तो तवा जो बना रहता है वो ठोस का ही बना रहता है, तो अणु स्थानांतरित नहीं होते हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक जगह हम लोग हीट देते हैं और पूरा तवा गर्म हो जाता है। इससे ये बात साबित होता है कि अणु जो है ना वो हीट यानी कि ऊष्मा को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, और इसकी वजह से जो हैंडल होता है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्शन मेथड। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा का प्रसारण यानी कि संचरण कैसे होता है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कन्वेक्शन विधि द्वारा, यानी कि संवहन विधि जो होता है, इसके द्वारा ऊष्मा का प्रसारण कैसे होता है। देखिए, ये जो संवहन विधि होता है ना, ये द्रव तथा गैस में होता है, यानी कि लिक्विड और गैस में होगा। जैसे कि गर्मी में बोल रही हूँ, ठंडी के दिनों में हम लोग आग जला लेते हैं और सेकते हैं, हाथ को सेकते हैं, शरीर को सेकते हैं। तो नीचे आग जल रहा होता है और हम लोग खड़े हो जाते हैं और हाथ सेकते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है? नीचे जो आग जल रहा होता है उससे हवा के अणु जो है, वायु के अणु, वो गर्म हो जाते हैं, और अणु जो है ना वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं। यानी कि यहाँ पर अणु का स्थानांतरण हो रहा है। जो हवा के, वायु के अणु हैं वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं और हमारी हाथ तक पहुँचते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ में गर्मी महसूस होती है। यानी कि यहाँ पर ऊष्मा का संचरण तो होता ही है। जब हम लोग सेक रहे होते हैं अपने हाथ को, तो वहाँ पर ऊष्मा का संचरण होता है, लेकिन उसके साथ साथ अणु जो होते हैं ना वो भी तो उठकर, यानी कि अणु का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे? कन्वेक्शन मेथड, जिसमें अणु भी जो है ना वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, वो भी स्थानांतरित होते हैं। यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं के स्थानांतरण द्वारा ही होता है। ठीक है? तो इसको कहेंगे हम लोग कन्वेक्शन मेथड या फिर संवहन मेथड। या फिर आप लोग देखे होंगे, पानी को जब गर्म किया जाता है तो यही होता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बोल है यहाँ पर और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आग लगा हुआ है और पानी को गर्म किया जाता है। तो होता ये है कि जहाँ पर ये आग जल रहा है, यहाँ का पानी गर्म होता है और ये ऊपर उठता है, और ऊपर वाला जो ठंडा पानी है वो नीचे आता है और ये गर्म होता है। तो यहाँ पर अणु का भी स्थानांतरण हो रहा है। हीट तो मिल ही रही है, यानी कि हीट का संचरण तो हो रहा है, ऊष्मा का संचरण हो रहा है, लेकिन साथ में अणु का भी स्थानांतरण हो रहा है। तो इसको कहेंगे कन्वेक्शन मेथड यानी कि संवहन विधि। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे सॉलिड एग्जांपल वही मैं दे दी कि ठंड के दिनों में जब हम लोग आग जलाकर हाथ को सेकते हैं तो वायु के कण जो होते हैं, वायु के अणु, वो हीट के वजह से उनको हीट मिलता है और वो ऊपर उठकर आते हैं, यानी कि हम लोग के हाथ तक पहुँचते हैं, यानी कि अणु का स्थानांतरण होता है।
ठीक है, और उसके साथ साथ ऊष्मा का भी संचरण होता है, यानी कि ऊष्मा का संचरण अणु के स्थानांतरण द्वारा होता है, यानी कि अणु भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, संवहन विधि। ठीक है ना। अब लास्ट है रेडिएशन मेथड द्वारा, यानी कि विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का प्रसारण या फिर संचरण होता है। ये विकिरण विधि जो होता है ये निर्वात तथा गैस में होता है, और ज़्यादातर निर्वात में ही देखने को मिलता है। निर्वात जहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ना हो, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात है, तो सूर्य की किरणें तो चलकर आती है ना, और उससे हमें एनर्जी भी मिलता है। सूर्य भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो रेडिएशन मेथड यानी कि विकिरण विधि में जो संचरण होता है उसमें कोई भी कण भाग लेते ही नहीं है, मतलब कि ये सबसे तेज विधि होता है ऊष्मा के संचरण का, क्योंकि इसमें कण भाग ही नहीं लेते, माध्यम के कण भाग ही नहीं लेते हैं, डायरेक्ट ऊष्मा का संचरण हो जाता है। ठीक है, और ये निर्वात में ही होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडिएशन मेथड यानी कि विकिरण विधि। तो बस इतना ही आप लोगों को जानना था हीट यानी कि ऊष्मा के बारे में। और ये याद रखिएगा कि -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, परम शून्य तापमान किसके बराबर होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हीट के बारे में जो भी आप लोगों को जानना था शॉर्टली मैं यहाँ पर बता दी, ज़्यादा डीपली नहीं गई, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। तो आई होप आप लोगों को हीट के बारे में जो भी मैं बताई समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरा लगा लेते हैं, देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप किस रूप में लिया जाता है। ऑप्शन ए में है -237 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में है माइनस नहीं है प्लस है 273 डिग्री सेल्सियस, सी में है 237 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में है -273 डिग्री सेल्सियस। बताइए परम शून्य ताप किस रूप में लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं आप लोगों को अभी बताई -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा सवाल है कि तरल तथा गैसीय पदार्थों में ताप हस्तांतरण अनिवार्य रूप से किस कारणवश होता है। किसमें पूछ रहा है, तरल तथा गैसीय पदार्थों में। तरल का मतलब आप द्रव समझ सकते हैं। तरल तथा गैसीय पदार्थों में ताप का जो हस्तांतरण होता है यानी कि संचरण होता है या फिर प्रसारण होता है, वो अनिवार्य रूप से किस कारणवश होता है। ऑप्शन ए में है विकिरण, बी में है चालन, सी में है संवहन और डी में है चालन व संवहन दोनों। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दी हूँ कि द्रव तथा गैस में जो ऊष्मा का प्रसारण होता है वो कन्वेक्शन यानी कि संवहन विधि द्वारा होता है, यानी कि संवहन के कारण होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में संवहन दिखाई दे रहा है। तरल तथा गैसीय पदार्थों में ताप का हस्तांतरण अनिवार्य रूप से किस कारण होता है, तो संवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा को डैश डैश द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, तो कैलोरी मीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश डैश यानी कि खाली जगह है, तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमानों का समान मूल्य होता है। यानी कि कितने डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने का समान मूल्य होता है, यानी कि कितने डिग्री तापमान लिया जाएगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान समान होगा। तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं इसको इसमें डाल दी हूँ। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री तापमान पर जो है ना फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने का मान समान होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलिए। क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, इसी तरीके से यहाँ पर सेल्सियस दिया है, केल्विन में बदलने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट दे सकता है और सेल्सियस में बदलने के लिए बोल सकता है, या फिर केल्विन में दे सकता है, उसको सेल्सियस में बदलने के लिए बोल सकता है। मतलब ये क्वेश्चन ये आप लोगों को दिखाने के लिए डेमो के तौर पर डाल दी हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलिए। अब यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बताई थी ना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा, ये वाला फार्मूला, के बराबर 273 डिग्री प्लस सेल्सियस। तो यहाँ पर सेल्सियस का मान दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो के का मान यानी कि केल्विन पैमाने में बदलना है, केल्विन का मान निकालना है। तो के बराबर 273 और प्लस ये 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस का मान यहाँ पर 25 डाल देना है। तो 273 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो जी हाँ 5 3 7 और 7 2 9 298। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। कितना आसान है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 298 केल्विन। ठीक है ना।
तो इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है बदलने के लिए, सेल्सियस में भी पूछ सकता है और केल्विन में भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से फार्मूला का आप लोगों को यूज़ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक एसआई इकाई नहीं है। ऑप्शन ए में है ओम, बी में है न्यूटन, सी में है एम्पियर और डी में है कैलोरी। तो यहाँ पर एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रक नहीं है, आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन एसआई यूनिट नहीं है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर कैलोरी जो है ना, ये एसआई यूनिट नहीं है, ये सीजीएस मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एसआई मात्रक नहीं बल्कि सीजीएस मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। अब लास्ट क्वेश्चन है 7वां, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका मैं खुद आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग समझ चुके हैं तो फिर इसका आंसर आप लोग खुद से ही बता सकते हैं। ठोस पदार्थों के माध्यम से ऊष्मा केवल डैश डैश के माध्यम से प्रवाहित होती है। ठोस पदार्थों के माध्यम से, चलिए मैं हिंट दे रही हूँ, ठोस पदार्थों के माध्यम से धातु तथा ठोस में ऊष्मा का केवल जो संचरण होता है, संवहन होता है, कौन से विधि पूछ रहा है। ऑप्शन ए में चालन, बी में संवहन, सी में विकिरण और डी में है वाष्पन। तो बताना है कि ठोस पदार्थों के माध्यम से ऊष्मा केवल डैश डैश के माध्यम से प्रवाहित होती है, यानी कि कौन से विधि के माध्यम से प्रवाहित होती है, विधि का नाम बता देना है। ये 4 ऑप्शन है। अब इसका आप लोग कमेंट में लिखकर आंसर बताइए और देखते हैं कि आप लोग सही आंसर बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताई, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और फाइनली यहाँ पर हीट जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें वो मैं आप लोगों को बता दी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दी, जो कि इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो कुछ भी आप लोग को समझाया गया है, हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्लियर हुआ है, तो बस कमेंट में एक बार लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। इससे संतुष्टि मिलता है कि हाँ, चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका PDF तो टेलीग्राम पर अपलोड कर ही दिया जाएगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया, आप लोग आसानी से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसका PDF भी डाल दिया जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदाई लेती हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।